नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में अभी बहुत कम वक्त रह गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, डिलेमा में होंगे जीएस को लेके। उनका स्कोर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं आ रहा होगा। लास्ट टाइम में उन्हें किस तरीके से रिवाइज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए ये पीवाईक्यू सीरीज़ मैं रन कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस तो करेंगे ही, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर पीवाईक्यू से क्वेश्चन को उठाता है और वहाँ से बनाता है। हम ये भी समझेंगे कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर को सेट करता है, कहाँ से वो क्वेश्चन को रिपीट करता है, उसके माइंडसेट को भी समझेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग क्या करना, अभी तो ये आंसर यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको आंसर नज़र नहीं आएगा। आप लोग क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, राइट। फिर लास्ट में चल के देखेंगे किसने कितना ज़्यादा स्कोर किया। तो अभी सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजन। किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है। तो पार्ट 18 में ये प्रावधान आपके शामिल है ना। अब एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उन्हीं से ही उठा के अगले साल में या फिर उसी एग्जाम की अगली शिफ्ट में वो क्या करेगा, यहाँ से ना ये जो ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे इन्हीं को ही स्टेटमेंट बना देगा वो, और फिर उसको सवाल बना के पूछ लेगा वो। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, हर एक आपके जो ऑप्शन है उनको डिकोड करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वो चेंजेस कर सकता है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड जो भी फ्रिक्वेंटली जो सवाल बन सकते हैं, है ना, जो भी एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को कराऊंगा, है ना। पहले तो ये ऑप्शन सारे डिकोड कर लेते हैं। देखो, पार्ट 20 में अमेंडमेंट संविधान संशोधन की बात की गई है, उसमें संविधान संशोधन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आप लोग याद करना। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो आप लोग क्या करना कि ये मैं एक शायद वीडियो भी लेके आऊँ, जितने भी पार्ट है ना हमारे संविधान के सारे एक ट्रिक के थ्रू मैं आप लोगों को एक वीडियो यहाँ पे बना के डाल दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल तक डाल दूंगा, तो आप उनको अच्छे से थोरोली रिवाइज कर लेना। वहाँ से आपके कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो बी ऑप्शन है आपका पार्ट 18, ये तो अभी हम लोगों ने आंसर कर ही लिया। और पार्ट जो आपका 15 है उसमें आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या फिर इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। फिर आपका है पार्ट 12, वित्त और संपत्ति फाइनेंस से रिलेटेड है। हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो आप लोगों को आर्टिकल 315 से लेके, सॉरी 352 से लेके, 315 बोल रहा हूँ, 352 से लेके आपको 360 में देखने को मिलेंगे, है ना। जिसमें तीन तरीके की इमरजेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, है ना। दूसरा आपका होता है स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपका 352 में आती है। स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं वो आपका 356 आर्टिकल में आता है। और एक लास्टली होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपका पुरानी साल में सवाल आया हुआ भी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर सिर्फ आर्टिकल पूछ लिया था उन्होंने कि आर्टिकल बता दीजिए। 360 से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये जो आपके जो प्रोविजंस हैं इमरजेंसी के, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से लिए गए हैं। देखिए, अब सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब बहुत सारे बच्चों को स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में नहीं पता होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो जिसको पता है वो मेरे को कमेंट में बता सकता है आंसर इसका, है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में भी बता सकता है। देखो, तीन तरीके की बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट पहले एक बिल लेके आता है और उस बिल को पास करा के फिर वो उसको एक्ट में तब्दील करता है। तो उस एक्ट से जो कोई बॉडी बनती है ना उसको बोल देते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, है ना, वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया। तो इस तरीके की बॉडी आप लोगों को जो देखने को मिलेंगी मिलेंगी वो मिलेंगी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। वैसे ही यहाँ पे इसमें आंसर जो है वो एनडीएम है, ये बॉडी भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। बाद बाकी आपकी जो सेकंड टाइप की जो बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, है ना। ये क्या करती हैं, ये सीधा आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्राइव करती हैं। इनको संविधान से ही वैलिडेशन मिला हुआ होता है। हमारे संविधान से सीधा वैलिडेशन इन लोगों को मिला हुआ होता है। तो जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, है ना, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग हो गया आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यूपीएससी हो गई, ये खुद में एक अपनी एक बॉडी है जिसको संवैधानिक बोलते हैं। तो ये दो तरीके की हो गया आपका, है ना। देखो, थर्ड टाइप की जो बॉडी होती है वो होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसमें क्या होता है, हमारी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक रेजोल्यूशन ले आए, है ना, और रेजोल्यूशन लाके एक एंटिटीज़ को इस्टेब्लिश कर दें, कोई भी एक बॉडी को इस्टेब्लिश कर दें। वो मिनिस्टर आपस में सहमति करके, सहमति बना के
किसी भी एक बॉडी को फॉर्म करते हैं, ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टैचूटरी बॉडी, राइट। अब आप लोगों को आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो आप लोग बता दोगे। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग डिफ्रेंशिएट करना और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर देना, कहीं पे भी अपने नोट्स में लिख लेना कि कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैचूटरी बॉडी होती हैं, या फिर नॉन स्टैचूटरी बॉडी होती हैं। ये सारी आप लिख लेना अपना, है ना, वहीं से सवाल बनेगा। और इन सारे ऑप्शंस को आप डिकोड कर लेना। नीति आयोग आपका नॉन स्टैचूटरी बॉडी है जो कैबिनेट रेजोल्यूशन से बनाई गई है। एनडीए में हम लोगों ने अभी बात कर लिया, ये आपकी स्टैचूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधन को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ? किसी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज़्यादा फाइनेंस रिसोर्सेज ना आ जाए, जैसे हमारे देश में अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है और ये कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है और कोई भी नया कोई ऐसा सेक्टर आता है जहाँ पे पैसे को लगा के पैसा बढ़ाने की उम्मीद होती है या क्षमताएं होती हैं, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पैसा डालते हैं और पैसा को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो हमारी सोसाइटी में कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक इंसान के हाथ में ना जाए, उसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं। तो वो आर्टिकल कौन सा है ये बताना है आप लोगों को। आप कमेंट में मुझे बताइए। चलिए देखो, मैं बता दूं, चलिए मैं बता देता हूँ। आपका आर्टिकल है 39, है ना। ये हमारे डीपीएसपी में इसका जिक्र किया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें इसका जिक्र किया गया है। बाद बाकी के आर्टिकल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। 49 आर्टिकल है इसका, आप लोगों को स्मारकों का संरक्षण, है ना, जो आपके हमारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ठीक है, धरोहरें हैं, उनका संरक्षण के लिए हमारा आर्टिकल है डीपीएसपी में 49। आपका एक और आर्टिकल है 39C, धन के संकेंद्रण पर रोक। ये और इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर दिया, आर्टिकल 39C, है ना। आर्टिकल 43 है लिविंग वेज, निर्वाह करने के लिए जो मजदूरी हम लोग करते हैं तो उस मजदूरी का वेतनमान कैसा होगा, कितना होगा, उसके लिए आर्टिकल आपका 43 है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। डीपीएसपी वाला चैप्टर खोलना और वहाँ से, या हो सकेगा तो मैं ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और आपका ये जो शेड्यूल है, पार्ट है, इन सब की मैं स्पेसिफिक वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा। आप फिक्र ना करें, ट्रिक के साथ डाल दूंगा, तो आप उसको जल्द से जल्द जिस टाइम पे वो वीडियो आए उसी टाइम पे आप उसका रट्टा मार लेना, ठीक है। वहाँ से ही आप लोगों को बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो आप फिक्र ना करें, डीपीएसपी के मैं सारे आर्टिकल आप लोगों को वहाँ पे डाल दूंगा और आप ट्रिक के साथ उनको याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल है ना, देखो यहीं से ही रिपीट करता है एग्जामिनर। जो आप लोगों को ये जो आर्टिकल नज़र आ रहे होंगे ना, ये ऑप्शन में, इन्हीं को ही रिपीट कर लेता है मैक्सिमम टाइम। तो ये तो आप अच्छे से याद कर ही लेना, है ना। बाकी के याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीवाईक्यू में आप लोगों को जो ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं, इनको तो आप 101% याद कर ही लेना, ठीक है। एनएचआरसी के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ एनएचआरसी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ये लोग बात कर रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के किसी भी व्यक्ति को या फिर उसके चेयरमैन को हटाने की पावर किसके पास है। चलिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए किसके पास है। चलिए मैं बता देता हूँ, प्रेसिडेंट साहब के पास होती है ये पावर। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 44 डील विथ? इसका आंसर करिए आप मुझे। ये आपका जो आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। ये आपका डीपीएसपी से देख लो, फिर सवाल आ गया ये एक। तो डीपीएसपी के आर्टिकल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप देख ही सकते हो। वो सारे के सारे डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल हैं उनका तो रट्टा मार लेना आप और उसकी ना कोई ट्रिक बना लेना आप। चलिए देखो, और भी जो भी ऑप्शन है उनको भी डिकोड कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपका 43B देखने को मिलेगा, है ना। इनकम इनक्वालिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है आपका डीपीएसपी में, वो 38 आर्टिकल देखने को मिलेगा। यूसीसी, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, है ना। यूसीसी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, मैं बता देता हूँ। यूसीसी में जो हमारे बहुत सारे जैसे इनहेरिटेंस से रिलेटेड कि बच्चे को किस तरीके से गोद लेना है, हमारे मैरिज किस तरीके से होंगे, डाइवोर्स किस तरीके से होंगे, वो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए पर्टिकुलर लॉज बने हुए हैं
लेकिन अभी यूसीसी में क्या है कि उन सभी को कंबाइन करने की बात की जा रही है। ये होता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 में जिसका जिक्र है। काउ स्लॉटर से रिलेटेड की वो हत्या नहीं होनी चाहिए, इससे रिलेटेड हमारे जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 48, ठीक है। विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बनते वक्त जब हमारा संविधान बना गया था, उस टाइम पे इनमें से कौन सा प्रोविज़न हमारे संविधान में उस टाइम पे नहीं था, ये बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग बता दोगे। मेरे को कमेंट में बताओ ज़रा क्या है इसका आंसर। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमारे संविधान में शुरुआत में नहीं थे, बाद में ऐड करे गए थे। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये इंदिरा गांधी जी ने इनको जोड़ा था, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको जोड़ा गया था। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको जोड़ा गया था। विच पार्ट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग म्यूनसिपैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पंचायत से रिलेटेड और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड आप लोगों को सवाल बहुत ही फ्रिक्वेंट देखने को मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम में। ये तो खैर चलो आपका यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें तो यहाँ से तो सवाल आपका गारंटेड आना ही आना है, इसको तो रट्टा मार लेना आप। ये जो पंचायत से रिलेटेड और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड तो आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ही लेना यार, क्योंकि यहाँ से तो आप लोगों को सवाल देखने को 101% मिलने वाला है। यहाँ से तो अच्छे से पढ़ ही लेना यार, ठीक है। बहुत ही ऊपर की चीज़ पूछी है इसने, ज़्यादा अंदर का चीज़ नहीं पूछा इसने, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, विच पार्ट कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग म्यूनसिपैलिटी, पार्ट पूछा है बस। तो बताइए फिर क्या होगा पार्ट, मैं बता देता हूँ। चलो, आप लोग नहीं बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, पार्ट 9 ए में म्यूनसिपैलिटी का जिक्र किया गया है, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 243 से लेके, सॉरी मैं ये अपना पेन टाइप चालू कर लेता हूँ। ये देखिए, जो कि आर्टिकल 243 से लेके 243 जी तक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें म्यूनसिपैलिटी के रिगार्डिंग सारे प्रोविज़न दे रखे हैं, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये न्यूनतम आयु वोटिंग की पूछी है या फिर इलेक्शन कंटेस्ट करने की पूछी है। मतलब कि आप चुनाव लड़ने की भी, ऐसा प्रीवियस ईयर में एक सवाल है जिसमें चुनाव लड़ने की भी एज पूछी है, और यहाँ पे तो खैर इलेक्शन की पूछी है, मिनिमम एज क्या होती है। तो वो सब लोग तो आप जानते ही होगे यार, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी हो सकता है। 18 ईयर्स चाहिए होती है किसी को, मतलब कि वोट करने के लिए, किसी भी तरीके का वोट हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या फिर पंचायत इलेक्शन हो, इन सब के लिए आपको 18 ईयर्स का एज चाहिए होता है ना, ठीक है ना। 17 ईयर इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन ही पूरी तरीके से रिलेवेंट है। 21 ईयर्स ये वोटिंग एज हमारी पुराने टाइम पे थी, अभी फ़िलहाल में नहीं है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, है ना, कोई डेट बता दे मुझे कमेंट में, ये कब हुआ था। 1988 में हुआ था। तो इस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारी एज 18 ईयर्स कर दी थी, 21 ईयर्स को चेंज करके 18 ईयर्स कर दी थी, राइट, जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नाम देते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि कोई भी युवा जो 18 ईयर्स का हो चुका है, अब उसके लिए वोट करने का अधिकार है, वोट करने का राइट है। इसी बात को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। चलिए, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम और थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल 326 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में ये गारंटीड है कि जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स ऑफ एज का है, उसके लिए वोट करने का अधिकार है, ठीक है, किसी भी इलेक्शन में। 25 ईयर्स ऑफ एज है, ये हमारा चुनाव लड़ने की उम्र है। मतलब कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, चाहे वो लोकसभा हो या फिर आपका ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, है ना। इनमें आप अगर 25 साल के हो गए हो तो वोट कर सकते हो। अभी यूपी के चुनाव आने वाले हैं 2027 में, सॉरी। तो वहाँ पे अगर कोई भी 25 ईयर्स ऑफ एज का है तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप राज्यसभा के लिए भी इतनी एज चाहिए होती है, नहीं। राज्यसभा के लिए एज आपकी 30 ईयर्स चाहिए होती है। अगर आपको राज्यसभा के लिए कंटेस्ट करना है, या फिर ये असेंबली में जो होते हैं ना, आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते हैं, उनके लिए एज जो चाहिए होती है वो 30 चाहिए होती है, और राज्यसभा के लिए भी सेम
30 ईयर चाहिए होती है। विच आर्टिकल डील विद इलेक्शन टू दी पंचायत। आगे ना सवाल देखो, पंचायत से रिलेटेड रिपीटेड है ना। मैंने बोला था कि आपका आना आना तय है यहाँ से, और आप इसको अच्छे से रट्टा मार लेना। आर्टिकल किसी को पता हो तो बता सकते हैं मेरे को यहाँ पे। आर्टिकल आपका 243 के इलेक्शन टू दी पंचायत से बिलोंग करता है या उससे संबंधित है ये, ठीक है। बी आंसर है आपका इसका, ओथ। थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड आपका ओथ एंड अफर्मेशन जो है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं थर्ड शेड्यूल में। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी 8वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है लैंग्वेज के बारे में। राज्यसभा के बारे में आपका 4th शेड्यूल में जिक्र किया गया है। सैलरी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का आपका दूसरी में, ठीक है, दूसरी अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। और ये ओथ्स एंड अफर्मेशन तो आपका 3rd शेड्यूल में किया गया है। देखो इस तरीके से ही बनते हैं सवाल। अब अगला सवाल जो बनाएगा एग्जामिनर वो आपका ये जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है ना, ए वाला, इसमें वो ये पूछ लेगा कि 8वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। या फिर वो पूछ लेगा राज्यसभा से रिलेटेड पूछ लेगा, यही सब कुछ पूछता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो उस वजह से मैं सिर्फ 10 सवालों को इंक्लूड कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट आपके 15 क्वेश्चन अब मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा जैसा जैसा रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का। तो मैं आगे अगर बढ़िया रिस्पॉन्स आया तो मैं शाम में मोस्ट प्रोबेबली 15 क्वेश्चन और लेके आ जाऊँगा, और फिर उसके अगले दिन फिर 25 करके मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बने रहिए हमारी वीडियोज़ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लग रही है आपको, थोड़ा सा भी कनेक्ट महसूस हो रहा है मुझसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।